ये सद्गुरु भगवान की। आज हिंदुस्तान के निवासी उत्तर प्रदेश में जिनका मकान है, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में, तहसील सिधौली, बेहमा चौकी, नाम है अभिषेक यादव जी। आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। आपने पूछा है कि गुरुदेव जी, आज के युग में बड़े परिवार चलाने में बहुत मेहनत और समस्याएं हैं, तो अलग अलग रहना चाहिए, परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए। क्या बात, बहुत सुंदर। अभिषेक यादव जी, सबसे पहले मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, जो कि आपने बड़ी श्रद्धा से ये प्रश्न पूछा है। परिवार बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी है, और परिवार बड़ा है तो समस्याएं भी बड़ी हैं, और बड़े परिवार को चलाने वाला भी बहुत दिल का बड़ा है, वो भी दिमाग का बड़ा है। यदि परिवार बड़ा है, परिवार को चलाने वाला दिल का बड़ा नहीं, उसका प्रेम बड़ा नहीं, हृदय बड़ा नहीं है, और मेहनत बड़ी नहीं है, तो परिवार को नहीं चला पाएगा। सहनशीलता भी बड़ी होनी चाहिए, गम खाने की क्षमता भी बहुत बड़ी होनी चाहिए, और ये अगर क्षमता आ गई तो याद रखना, परिवार चला लेंगे आप। लेकिन यदि बहुत बड़ा परिवार है और कंट्रोल से बाहर है, कोई कहना नहीं मानता है, आज्ञा नहीं मानता है, अपनी अपनी मनमानी करते हैं, लोग सही ढंग से नहीं चलते हैं, कोई नशा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो गुजराती पैटर्न पर भी काम कर सकते हैं आप। गुजरात में जो 18-20 साल का हो जाता है, शादी हो जाती है, उसको अलग मकान दे देते हैं, अलग बिजनेस करा देते हैं, माता पिता उसके ऊपर आशीर्वाद रखते हैं और भाई भी ध्यान रखते हैं, लेकिन उसका बिजनेस, उसका प्रॉफिट, उसकी उन्नति वो उसी के सुपुर्द रहती है। तो वह जो अभी नया नया विवाह किए हैं, दोनों पति पत्नी कंपटीशन पर बहुत मेहनत करते हैं, उन्नति करते हैं, विकास करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो वो भी पैटर्न अच्छा है, और जुड़े रहते हैं सब लोग, एक साथ प्रेम भाव रखते हैं। लेकिन परिवार का संगठन जितने दिन अधिक से अधिक हो सके उसको चलाना चाहिए, और परिवार को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि परिवार कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपस में टकराव होता है, तो जिनका स्वभाव ठीक नहीं है, जिनकी आदतें ठीक नहीं हैं, जिनके कार्य ठीक नहीं हैं, वो अगर परिवार में 4 लोग हैं तो भी टकराते हैं। बाप बेटे से लड़ता है, बेटा बाप से उलझता है, पति पत्नी आपस में उलझ जाते हैं, टकरा जाते हैं, सास बहू टकरा जाती है, तो ये उनका टकराने का स्वभाव है। अब कोई गम खाता नहीं है, एक दूसरे का महत्व कोई समझता नहीं है, और संगठन के महत्व को जब तक लोग नहीं समझेंगे कि संगठन से लाभ क्या है, सुमत से लाभ क्या है, और जब तक इस तरह के प्रवचन नहीं सुनेंगे, जब तक इस तरह का ज्ञान श्रवण नहीं करेंगे, जब तक इस तरह का उनको वातावरण प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये संगठन में लोग नहीं रह पाएंगे, उलझाव मचाते रहेंगे। पहली बात, परिवार के सभी सदस्यों को संगठन का महत्व समझना चाहिए कि जैसे मधुमक्खियां संगठन में रहती हैं तो उनको देख करके हाथी भी डरता है। चींटियां संगठन में रह करके बहुत बड़े कीड़े को उठा करके खींच करके अपने यथास्थान गंतव्य पर ले जाती है। यदि संगठन ना हो तो एक चींटी जो है बहुत बड़े कीड़े को नहीं उठा पाएगी, वहीं वो कीड़ा पड़ा रहेगा, क्योंकि कीड़े का वजन जो है 10 ग्राम है और चींटी का वजन तो बहुत थोड़ा है, कैसे उठा पाएगी। संगठन से बड़े बड़े काम होते हैं। जब हाथी को मारना होता है तो शेर भी संगठन करता है, 4-5 शेर जुटते हैं तब हाथी को मार पाते हैं, एक शेर हाथी को नहीं मार पाता है। तो संगठन से हाथी जैसे बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं। भगवान श्री राम ने संगठन, रीछ भालू बानरों का संगठन बनाया था, अपने संगठन में विभीषण को जोड़ा, संगठन में सुग्रीव हैं, अंगद हैं, नल नील हैं, गौगवाक्ष हैं, और उनके संगठन में हनुमान जी हैं, और अपने भाई लक्ष्मण को भी संगठन में रखा, और घर में कोई
डिस्टर्ब ना हो इसके लिए 14 वर्ष का वनवास भी स्वीकार कर लिया। फिर भी अपने भाई भरत को जोड़ कर रखा, संगठन में रखा, शत्रुघ्न को भी जोड़ कर रखा। बहुत सी गलतियां भी लोगों से हो जाती हैं। संगठन को बनाए रखने के लिए क्षमा भी करना पड़ता है, सहनशीलता भी रखनी पड़ती है। यदि आप में सहनशीलता है, क्षमा करने की शक्ति है और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने की शक्ति है, परिवार का हर सदस्य इन भाव में ही रहता है, तो संगठन आसानी से चलता रहता है और परिवार में एकता बनी रहती है, सुमत बनी रहती है, परिवार की बहुत उन्नति होती है, विकास होता है। परंतु यदि राम भगवान ने संगठन न बनाया होता तो शायद रावण के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। कृष्ण भगवान ने यदि पांडवों के साथ संगठन में शामिल न हुए होते तो ये जरासंध को भी मारना बहुत कठिन था और साथ में कौरवों की हार होना भी बहुत कठिन था। कौरवों में ऐसे तो बाहर से संगठित थे लेकिन विचारों में संगठन नहीं था। एक दूसरे से संतुष्ट लोग नहीं थे, चाहे वो धृष्टद्युम्न हो, चाहे संजय हो, चाहे विदुर हो और चाहे वो दुर्योधन हो या दुशासन हो। एक दूसरे के विचारों से, एक दूसरे के कार्यों से संतुष्ट नहीं रहते थे, परंतु बाहर से संगठित रहते थे, एक साथ काम कर लेते थे, इसलिए उनकी हार हुई थी। पांडव जो थे एक दूसरे के विचारों से भी संतुष्ट रहते थे और एक दूसरे के कार्यों से संतुष्ट रहते थे और युधिष्ठिर के डायरेक्शन में काम करते थे और अर्जुन की बात भी सब मानते थे। उचित बात यदि कोई भाई कहता है तो उस बात का सब लोग आदर करते थे। संगठन के अंतर्गत परिवार में जितने सदस्य हैं उनमें से यदि कोई भी उचित बात करता है तो उसकी बात का आदर होना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए, उसकी बात पर विचार करना चाहिए और किसी व्यक्ति को अपनी बात की जिद नहीं करना चाहिए, मनमानी नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ यही ठीक, यही होना है। नहीं, उसके कई पहलू होते हैं, अनेक एंगल होते हैं, अनेक पहलुओं से उसको जब देखा जाता है तो आपकी कही हुई बात उतनी फिट नहीं गिर रही है, इसलिए उस बात को मानना मुश्किल हो रहा है। परंतु इतना जरूर है कि आप जो बात कर रहे हैं उस बात का भी महत्व है, पर जिद मत कीजिए, हठ मत कीजिए। जिस संगठन में, जिस परिवार में जिद्दी है, हठी है, क्रोधी बहुत है, वो परिवार का संगठन टूट जाता है। सरलता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, एक दूसरे का अदब लिहाजा होना चाहिए और सबको लेकर चलने की कामना सबके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि एक गाड़ी है, गाड़ी में कितना संगठन है, रबड़ का टायर भी संगठित है, सीटें हैं, शीशा है, खिड़की है, गेट है और इंजन है, इंजन के अंदर तमाम पुर्जे हैं, सब संगठित होकर के वो गाड़ी तैयार होती है और फिर वो गाड़ी रोड पर भागती है 100 किलोमीटर की रेस में। 8 लोगों को बिठाकर, 50 लोगों को बिठाकर बस चलती है और ट्रेन जो है उसमें तो हज़ारों लोग बैठकर यात्रा करते हैं। एरोप्लेन है, उसमें भी 100, 200, 1000, 500 लोग बैठकर उड़ते हैं। लेकिन कई तरह के पुर्जे, कई तरह के सिस्टम उसमें संगठित हैं और फिर एरोप्लेन की उड़ान में भी कितना बड़ा संगठन है, हवाई अड्डा है, कितने कर्मचारी लगे हुए हैं, कोई सफाई कर रहा है, कोई चेकिंग कर रहा है, कहीं पुलिस खड़ी हुई है, कहीं जांच चल रही है, कहीं टिकट मिल रहा है, कहीं तो बोर्डिंग पास बनाया जा रहा है, कहीं वजन तौला जा रहा है, कोई बैग बांध रहा है और फिर हवाई जहाज़ पर पहुँचो, वहाँ फिर चेकिंग, टिकट चेकिंग, फिर अंदर पहुँचो, फिर चेकिंग और फिर जब बैठो वहाँ तो सब साफ़ सुथरा मिलता, फिर कोई पानी पिला रहा है। तो बिना संगठन के कोई बड़ा काम आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए संगठन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हाँ, यदि आपके परिवार में, आपके घर में बहुत कलेश होता है, लोग समझदार नहीं हैं, विवेकवान नहीं हैं, तो आप फिर सबका बंटवारा करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लड़ाई हो रही है रोज़ रोज़ घर में और कोई समझता नहीं है, कोई गम खाना नहीं चाहता है और लोग काम नहीं करना चाहते हैं। कोई आलसी बना लेटा हुआ है, कोई ससुराल में घूम रहा है, कोई मामा के यहाँ घूम रहा है, कोई खोजड़ी बाजार जा रहा, इधर उधर खड़ा है, टाइम पास कर रहा है, कोई फिजूल खर्ची कर रहा है, कोई कमाना नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में परिवार में गरीबी आ जाएगी और वो गरीबी, वो कंगाली सबको दुखद हो जाएगी। तो उसमें फिर बंटवारा करिए। जो लोग ज़्यादा उत्पात खुराफात मचा रखे हैं, मनमानी करते हैं, उनको अलग करते जाइए। पहली बात तो सब हिस्सा को
कायदे से समझ लीजिए कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी ज़मीन है। और बंटवारा भी करिए तो ऐसे ढंग से करिए, क्योंकि बंटवारा के बाद भी कले कलेश झगड़ा ख़त्म नहीं होता अगर बंटवारा सही ढंग से नहीं हुआ। बंटवारा में सबको रास्ता मिलना चाहिए और सबको संतोषजनक जगह भी मिलना चाहिए और सभी को सही ढंग से प्रॉपर्टी में हिस्सा लगना चाहिए और विवेक करना चाहिए। और बंटवारा में भी थोड़ा संतोष भी रखना चाहिए। अब इतना एक एक फिट का और एक एक पैसे का तो नहीं संभव हो पाएगा, लेकिन समझना चाहिए। जिसे बड़ा भाई है उसकी उम्र 50 साल है, अब 50 साल उम्र है, वो 15 साल से उस घर में मेहनत शुरू किया है, उसको मेहनत करते करते 35-40 साल हो गए हैं। अब छोटा भाई है उसकी उम्र 20 साल है, सबसे छोटा जो है, अब इसने अभी मेहनत शुरू भी नहीं किया है। अब बड़े भाई की 35-40 साल की मेहनत की जो कमाई है, उन्नति है, जब बंटवारा होगा ये छोटे भाई का हिस्सा भी उतनी लग जाएगा। लेकिन छोटा भाई जब अलग होगा तो इसके पास कमाने के लिए भी वक्त बना है, बहुत बचा है वक्त। इसके पास में 40-50 साल कमाई करने के लिए बचे हैं। अब बड़े भाई के पास में समय भी कम बचा है, 10-15 साल बेचारा और कमा पाएगा। शरीर भी कमज़ोर हो गया, वृद्धावस्था आ रही है, उसका समय जवानी तो निकल गई सबके साझे में, सबके संगठन में। तो इस बंटवारा में ये भी विचार करना चाहिए। अब उसकी बेटियां भी जवान हो गई हैं, उनकी शादी भी करना है और उसका वक्त निकल गया, बंटवारा हो गया है, बेटियों की शादी के लिए हिस्सा नहीं लग रहा। तो ऐसे अगर उचित विवेकपूर्ण बंटवारा करना है, डिवाइडेशन करना है, तो उसके लड़कियों की शादी के लिए भी हिस्सा लग जाना चाहिए कि इसको जो है 5 लाख रुपए लड़की की शादी के लिए भी इसमें से निकालना है, 2 लाख निकालना है, क्योंकि अब बुढ़ापे में इसको अलग कर दिया जाएगा तो वो कहाँ से पैसा इतना कमा करके बेटियों का विवाह करेगा। अब जिस घर में न्याय नीति नहीं होती है तो घर का जो मालिक होता है फिर चुपके चुपके चोरी करना भी शुरू कर देता। वो समझता है कि बंटवारा होगा तो मिलेगा तो कुछ नहीं, ये बेटियों का विवाह कैसे होगा हमारे बुढ़ापे में, तो वो छिपा कर रखने लग जाता है, तब भी परिवार खोखला हो जाता है। लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा दीजिए और या तो ये निर्णय लीजिए जब शादी होगी तो इसकी शादी में पैसा सामूहिक रूप से जिसके हिस्से पर जितना आएगा, अगर 2 लाख खर्च हुआ है, हम 4 भाई हैं तो चारों को 50-50 हज़ार देना पड़ेगा। लेकिन कई लोग इस वादे से मुकर भी जाते हैं, नहीं देंगे तो क्या करोगे, फिर विवाद होगा। अब शादी तो बेटी की करनी है, इसलिए बड़े भाई को थोड़ा नगद राशि में से कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके पास समय कमाने के लिए बचा नहीं, ताकि वो अपनी बेटियों का विवाह भी कर सके। और छोटा भाई जो है उसके पास अभी कमाने के लिए बहुत लंबा समय बचा हुआ है, वो जो कमाएगा तो अपने परिवार में, बेटियों के विवाह में और बच्चों के विकास में लगाएगा। लेकिन बड़े भाई का वक्त निकल चुका है, इसलिए दया भाव से बंटवारा बहुत समझदारी से करना पड़ता है। और मकान का भी बंटवारा इसी तरह से है। यदि आप सर्विस करते हैं, आपका बड़ा भाई सर्विस नहीं करता है, वो खेती बाड़ी करता है, तो निश्चित है आपको 1 लाख 1.5 लाख महीना वेतन मिल रहा है, तो आप तो नया मकान बना लोगे 2 साल में। लेकिन आपका बड़ा भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से साल में 1 लाख बचा पाता है, तो मकान बना ही नहीं पाएगा, दैनिक खर्चों में खर्च हो तो कबाड़े में खड़ा रहेगा। तो मकान अगर बना हुआ है पुराना तो बड़े भाई के हिस्से में कर दीजिए, या बड़ा भाई अगर सर्विस में है तो उस मकान को मंझले भाई के हिस्से में कर दो, जिसके पास और कोई आर्थिक स्रोत नहीं है। तो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, विवाद नहीं होगा। यदि सभी भाई सर्विस नहीं कर रहे हैं तो फिर मकान में सभी को थोड़ा हिस्सा दे दिया जाए, क्योंकि अगर मकान छोटा है तो उसकी कीमत लगा करके अन्य लोगों को धनराशि पेमेंट की जाए। और मकान में बहुत छोटा मकान है, उसी में 5-5 फीट जगह ले रहे हो तो उससे कोई मतलब भी नहीं, फालतू खुराफाती काम है। हाँ ये है, उसका टाइमिंग रख लिया जाएगा कि अगर 2 साल तक आप मकान नहीं बना पाते हैं तो 2 साल इसी में रहें आप जैसे रहते हैं, और 2 साल के बाद जब मकान आपका बन जाएगा तो अपने मकान में चले जाना। आप मेरे भाई हैं, जहाँ हम लोग 20 साल साथ में रहें तो 3 साल और रहो आप यहाँ, कोई ऐसी बात थोड़े, हम सब एक हैं। तो श्रद्धा भाव और प्रेम भाव और दया भाव से ही ये बंटवारा हो सकता है, क्योंकि भाई का मतलब है आपका अभिन्न हृदय है और आपके शरीर में, उसके शरीर में एक ही माँ बाप का खून दौड़ रहा है।
और तुम एक ही ब्लड के दोनों हो। अब इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको, करुणा भाव से बंटवारा कीजिए। और कई बार ऐसा भी हो जाता बंटवारा करने के बाद में दो भाई ज़्यादा पिछड़ जाते हैं, ज़्यादा गरीबी आ जाती है, उनके पास बुद्धि नहीं है, उतना विवेक नहीं है, उतना योग्य नहीं है, बेचारे कुछ कर नहीं पाते हैं, खेती बाड़ी में भी गलत डिसीजन लेकर काम करते, उसमें नुकसान होता है। भैंस वैंस पालते वो भी मर जाती, भाग्य साथ नहीं देता, तो उनको ज़्यादा कंगाली आ जाती है। अब यदि आप बुद्धिमान हैं, भाइयों में बंटवारा हो गया है, तो भी अपने भाई का ख्याल रखना चाहिए। उसको पैसे मत दीजिए, आप पैसे नहीं देना चाहिए। पैसे दोगे, अगर उसकी आदत ठीक नहीं है तो दारू पी डालेगा। उसका घर बनवाने में मदद कर दो, उसकी बेटी की विवाह में मदद कर दो, बस ये दो काम। वो बीमार हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कराने में मदद कर दो। अब क्या करोगे, उसके पास बुद्धि नहीं है और विवेक नहीं है, इतना भाग्य भी उसका ठीक नहीं है, बेचारा गरीबी में फंस गया जाकर के। आखिर है तो आपका भाई ही, तो दया भाव से उसको फिर सपोर्ट कर लीजिए। हंसी न उड़ाइए, अरे तुम बर्बाद हो गए हो, देखो हम उन्नति कर गए हो, तुम्हारे कुछ नहीं, कौड़ी कंगाल मेरा भाई। नहीं नहीं, समाज के लोग, रिश्तेदार के लोग आपके भाई की कमजोरी से भी आपको भी हंसेंगे कि देखो इतना वेतन पाता है, इतना बुद्धिमान है, लेकिन भाई को कौड़ी नहीं देता है। समाज के लोग इसको बुरा मानते हैं, और बुरा माने ना माने, एक दूसरे को मदद करना भी हमारा परम धर्म है। जैसे अब एक जॉइंट फैमिली है और घर अलग है, तो जिसकी फैमिली में 10 सदस्य हैं और जिसकी फैमिली 5 सदस्य हैं, किसी की फैमिली 15 है, तो अब 10 सदस्य वाले को कितना मिलना चाहिए? अगर 5 वाली फैमिली को साल भर के लिए 5 कुंटल गेहूं मिला है, तो इसको 10 कुंटल दे दीजिए, 15 वाले को 15 कुंटल दे दीजिए, क्योंकि सदस्य खाएंगे तो उतना ही। तो बच्चों के हिसाब से और जवानों के हिसाब से उनको राशन थोड़ा बढ़ा कर दिया जाए, जिनकी फैमिली सदस्य ज़्यादा है। और मेहमान, अब जब घर अलग अलग हो गया तो मेहमान भी अलग अलग अपने अपने खास व्यक्ति के यहाँ ही जाएगा, तो वहाँ रहेगा, उसका सेवा सत्कार वो करेंगे, और उसको चाहे खिचड़ी खिलावें, चाहे खीर खिलावें, चाहे कचौड़ी खिलावें, लेकिन खुश रहेंगे। और मेहमान को भी झिकझिक खत्म हो गई, और सभी का मकान ठीक ठाक करा दीजिए। हाँ, घर में अगर एक भी बुद्धिमान व्यक्ति है, विवेकवान व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, और सब लोग उसके इशारे से चलते हैं, तो सबकी व्यवस्था ठीक ठाक हो सकती है, संभल सकता सिस्टम, बशर्ते उसको स्वीकार करें और उसको लोग माने, और वो भी निर्मल अंतःकरण का भी हो, बुद्धिमान भी हो, साथ में वफादार भी हो, ईमानदार भी हो, और परिश्रमी भी हो, और सेटिंग और प्लानिंग भी अच्छा डिसीजन लेता हो, तो ये सब संभव हो सकता है। फिर 10, 20, 25 साल कुछ दिन और चलता रहेगा आपका साथ में, क्योंकि आप साथ में काम करते हैं तो काम करने से बहुत फायदे होते हैं साथ में। जैसे राइस मिल लगाना है, सपोज मान लिया आप 4 भाई हैं, और चारों भाई को बंटवारा में 10-10 लाख रुपए मिले, लेकिन चारों भाई ने एक साथ 40 लाख इकट्ठे कर दिए, और 20 लाख या 40 लाख कहीं से और सहयोग में ले लिया, राइस मिल लगा दिया। अब राइस मिल में बहुत बड़ा काम है, तो खेती बाड़ी भी देखना, जो भाई खेती बाड़ी की योग्य है वो खेती बाड़ी देखे, और खेती बाड़ी के साथ में दूध का व्यवसाय भी रखना चाहिए, वो अवश्य रखना चाहिए। हर आदमी को कम से कम इनकम सोर्स 2-3 रखना चाहिए। और खेती बाड़ी है तो उसमें सब्जी का भी व्यवसाय रखिए, अच्छी सब्जी 1-2 एकड़ में उगाइए, 1-2 बीघे में उगाइए, तार का जाल बना दीजिए, उस पर लौकी है, तुरई है, परवर है, ये फैला दीजिए। टमाटर है, उसको धागे से तार में बांधिए, नीचे गिरने ना पाए, सुतली से बांध दीजिए, फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्जी आएगी। तो 1 एकड़ में, 2 एकड़ में करीब करीब आप 10 लाख की सब्जी बेच लेंगे, क्योंकि इनकम चाहिए, फैमिली का खर्चा भी है। और जब ज़्यादा गरीबी होती है, छोटे छोटे सामान के लिए भी झिकझिक होती है बहुत ज़्यादा, परिवार में कलह कलेश होता है, चप्पल खरीदना उसी में झगड़ा होता है, किसी की चप्पल खो गया तो बहुत झगड़ा होता है कि कल खरीदे थे फिर खो गया, अब नहीं ले पाएंगे, हम नहीं देंगे, तो विवाद ज़्यादा होता है। ऐसे 100, 200, 500, 1000 रुपये के काम फटाफट आपस में हो गए और छुट्टी मिल गई, सब खुश है, संतुष्ट है। इसलिए घर में गरीबी मत आने दो। गरीबी भी बंटवारा का एक कारण बनता है और कलह कलेश का कारण बनता है। और गरीबी से अगर बचना चाहते हो तो पहली बात तो सही प्लानिंग कीजिए। खड़दोषा पुरुषेणे हातव्याम भूतिमिच्छिता आति निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। विदुर जी कहते हैं जो लोग गरीबी से बचना चाहते हैं, नंबर 1 अति नींद न ले, 10-10 घंटे मत सोएं, ऊँघे न बैठ करके, नंबर 2
जहाँ बैठते वहाँ ऊँग रहे, जो काम करने गए ट्रैक्टर पर ऊँग रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो ऊँग रहे हैं, एक्सीडेंट कर रहे हैं। खेत में गए मजदूरों के साथ काम करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, वहाँ बैठे ऊँग रहे हैं। तो ये सब गरीबी आने के ही चांसेस हैं। तो निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम, और भयभीत स्वभाव नहीं होना चाहिए आपका, निर्भय भी रहिए तो आपकी गरीबी दूर होगी। और क्रोधम, क्रोध ना कीजिए, सहन शक्ति रखिए तो गरीबी दूर होगी। ज़्यादा गुस्सा करोगे लक्ष्मी रूठ जाएगी। आलस्य बिल्कुल मत करो, बे पुरुषार्थ करने के लिए अलर्ट रहो, रात हो या दिन हो अपना काम फटाफट रेडी रखो तो गरीबी दूर भाग जाएगी। दीर्घ सूत्रता, जो 10 मिनट में होने वाला काम है उसमें 1 घंटे लगा देना तो गरीबी खूब रहेगी तुम्हारे यहाँ। 10 मिनट में होने वाले कार्य को 5 मिनट में निपटाइए, फटाफट टाइम बचाइए। उस टाइम में कोई नया कार्य करिए, नया कार्य करोगे तो नया रिजल्ट आ जाएगा और आपका डेवलप ज़्यादा हो जाएगा। तो खेती के साथ में सब्जी का भी बिजनेस जोड़िए, और खेती के साथ में थोड़ा सा दुधारू भैंस है, दुधारू गाय है, उसका भी बिजनेस जोड़िए। और जो आपका भाई खेती बाड़ी देख रहा है वो भाई आपका लेबर और मजदूरों की सहायता से इस विभाग को भी देखे, और घर की महिलाएं जो है इस विभाग में मदद करें दुग्धशाला में। क्योंकि घर भी ऐसा बनाइए कि आपकी जितनी जगह है प्लाट है तो उसमें सड़क से कुछ जगह छोड़ करके तब घर बनाइए, और बाउंड्री खींच दीजिए, और किनारे एक ऐसा रास्ता दीजिए जो घर के पीछे तक चला जाए, और पीछे घास है, भूसा है, गोबर है, भैंस है, गाय है। तो महिलाएं जो है, काम करना कोई बुरा नहीं होता है। अभी हमारे पास में एक फ़ोन आया था राजस्थान से, श्रीमती सुनीता देवी, श्री गोविंद सिंह का। तो वे कह रहे थे कि काम करना गुरुजी कोई नहीं बुरा है, छोटा काम हो बड़ा काम हो, काम सब अच्छा है। बोले हम तो जयपुर में रह करके भी भैंस भी पाल रखे हैं, गाय भी पाल रखे हैं, डेली हमारा दूध 2-3 हज़ार का हो जाता है, उससे हमने मकान भी बना लिया है, बच्चों को अच्छे स्कूल में हम पढ़ा भी रहे हैं। अब खेती बाड़ी की व्यवस्था यहाँ नहीं है तो दूध से काम चला लेते हैं। अब वो महिला हो करके पूरा दुग्ध व्यवसाय संभाल लेती है, और ईमानदारी रखना जरूरी है। तो उधर पीछे जो है दुग्ध की व्यवस्था महिलाएं भी संभाल सकती हैं। अच्छा, कुछ महिलाओं की आदत होती है कि अलग से कुछ पैसे कमाना और अलग से रखना। तो जो महिलाएं ऐसा करना चाहती हैं, जब सबके घर अलग अलग हो गए तो अपना पीछे 2-4 भैंस पाले, और भैंस को खूब दाना भूसा खिलाएगी, गोबर उठाएगी, मेहनत करेगी, बिजी रहेगी, चिड़चिड़ नहीं करेगी। तो उसको करने भी दो, अगर थोड़ा और खींचना है इस संगठन को, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं है। अब ऐसी महिला तुम्हारे घर में आ गई है तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा कम खाना पड़ेगा, और फिर वो महिलाएं इस तरह से काम कर सकती हैं। ऐसे संगठन में ही करना चाहिए, अलग अलग सब सोर्स नहीं खोलना चाहिए लोगों को। और कुछ लोग घर में जो है बिजनेस का भी काम करें, राइस मिल लगा लीजिए, आइसक्रीम की फैक्ट्री लगा लीजिए जो गर्मियों में काम आएगी, और दूध है, छाछ है, घी है, ये भी बना करके बेच सकते हैं आप। इनकम सोर्स तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और खेती में भी कुछ ऐसा अपना बोइए जिसमें ज़्यादा आमदनी होती है, ऐसी चीज़ों को बोइए। कबाड़ी चीज़ें मत लगाइए जिससे कमाई नहीं होती है, और जो चीज़ें बहुत जल्दी नष्ट हो जाती हैं उनको मत लगाइए। ऐसा लगाइए जो थोड़ा बहुत पानी को सह सकती हैं, थोड़ा सूखा को भी सह सकती हैं, थोड़ा सा आंधी तूफान को भी सह सकती हैं। ऐसे ढंग की खेती करो। अपने घर की मिट्टी को, खेत की मिट्टी को भी देख करके खेती करो कि इस मिट्टी किस बीज के लिए बनी हुई है, इसमें कौन सी फसल हो सकती है। और ये भी देख लो मार्केट में कौन सी चीज़ बिकती है, हमारे प्रदेश में किसकी डिमांड है, और कौन सी चीज़ हमारे देश के अंदर ज़्यादा डिमांड रहती है, जिसकी सप्लाई हो सके, रेट अच्छा मिल सके। ये सब हिसाब लगा करके आप अपना खेती बाड़ी का काम करें। दूसरा, गांव में भी किराना स्टोर की ज़रूरत रहती है, तो आप गांव में भी जगह खरीदिए कुछ सड़क के किनारे, वहाँ पर दुकानें 4-6-10 बना दीजिए। हर भाई के हिस्से में 2-2 दुकानें आ गई। अभी जब तक हम जॉइंट हैं तब तक अपनी एक साथ काम कर रहे हैं। सीमेंट की दुकान है, खाद की दुकान है, कृषि रक्षा इकाई की दुकान है, और कुछ किराना जनरल स्टोर की दुकान है। इस तरह की दुकान भी बड़े लेवल पर आप डालिए। मोरंग है, क्योंकि ये चीज़ों की सब देहातों में भी आवश्यकता रहती। खाद वाद तो देहात में बोई जाती, शहर में थोड़ी बोई जाती। शहर में खेती कहाँ होती। तो आपको यहीं पर अगर आप सही रेट में दे रहे हैं तो लोग फटाफट आपकी खाद खूब उठा ले जाएंगे। उसी से 10-20 लाख की अपनी कमाई हो जाएगी। और
हर व्यक्ति चाहता है कि हम अच्छी गाड़ी में चलें, हर व्यक्ति चाहता है अच्छे मकान में रहें, सुविधा से रहें, फैसिलिटी से रहें, कंफर्टेबल रहें। हर व्यक्ति चाहता है कि हम अच्छे कपड़े पहनें, अच्छी घड़ी बांधें। लगभग ज़्यादातर लोग चाहते हैं मेरी बेटी के विवाह में खूब धूमधाम मचे, बेटे के विवाह में धूमधाम मचे, मेरे विवाह में धूमधाम मचे। तो धूमधाम तो पैसे से मचेगी, तो पैसा होना चाहिए। अब ये भी विवेक होना चाहिए, फिजूल खर्ची कोई ना करे। फिजूल खर्ची अगर आप करोगे, पानी की टंकी में 10,000 लीटर पानी भरा है, अगर फिजूल खर्ची करो तो एक दिन में टंकी खाली हो जाएगी। वो बहाओगे पानी इधर उधर। अगर सही ढंग से उपयोग करो तो एक बार टंकी भर दो, पूरे परिवार के लिए 1 महीने के लिए फुर्सत है, 1 महीने तक चलती रहेगी। तो फिजूल खर्ची किसी को नहीं करना चाहिए और बड़ी समझदारी से काम करना चाहिए, तो ही आपकी ज़िंदगी में ये घर परिवार में संगठन रह सकता है। और शिक्षा पर जोर देना चाहिए। जो आपके बच्चे हैं उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, ट्यूशन भी लगाइए, कोचिंग भी लगाइए और बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाइए। जब ये मनुष्य किसी चीज़ के महत्व को समझ जाता है तो उस कार्य को मन लगाकर करने लगता है। जब तक उसकी इम्पोर्टेंट कोई नहीं समझता है तब तक उस कार्य को करता नहीं है। संगठन का महत्व भी सबको समझाइए। देखिए, मनुष्य एक ऐसी जाति है जो समझाने से ही ये चलती है और समझाने से ही सफलता मिलती है।